Student, very good evening to all of you. Dear student, on yesterday we have discussed NEET KYPM 1 botany. Okay, now today I'm going to discuss with you NEET KYPM 1 zoology part. Okay, you know about very well. Zoology also contain of 50 questions in two sections. Section A contains of 35 and section B 15. Section A is mandatory part and in section B there is a 15 but you have to attempt 10 question. Got it? Let's discuss about each and in a zoology part in a sequence wise. The first question you have the mammary glands are paired structure that contains the glandular tissue and variable amount of fat and the correct sequence of the tissues involved in the synthesis and flow of milk. अब सबसे पहले हमेशा मैंने बोला है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर ऑप्शन 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने, फिर उसके बाद आंसरिंग करना। क्या होता है एकदम कई बार हम क्वेश्चन पढ़ा और एकदम अगर हमें आंसर की पता है डायरेक्ट हम बोलेंगे ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट और ये करेक्ट। इट मीन्स हमने डायरेक्ट आंसर की देख करके आंसरिंग कर दिया। गॉट इट? वैसे नहीं करना है बच्चा कभी भी। जब आप खुद आंसर की देखोगे तो सबसे पहले आपने ये एनालाइज करना है कि आपको क्वेश्चन का समझ आया या नहीं आया। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, देन ऑप्शन को समझना इंपॉर्टेंट है, देन आंसरिंग करना। मेरी बात समझ रहे हो? अब आपसे ये पूछा है यहाँ पे कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन में, आई यू कैन से पेयर्ड फॉर्म में जो बताया गया है, दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिसके कारण बट मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है बिकॉज दैट इज़ एकमुलेशन ऑफ फैट के कारण। और ग्लैंडुलर टिश्यू तो होता है बिकॉज सिक्रीशन होता, मिल्क सिक्रीट कर रहा है। गॉट इट? तभी तो ग्लैंडुलर पार्ट हुआ। और आपने ये बताना है कि एक करेक्ट सीक्वेंस क्या है जो एक मेमोरी ग्लैंड में होता। तो आप सभी बच्चों को पता है, अगर आपने ह्यूमन के बारे में पढ़ा तो एक ह्यूमन का जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल में, दैट इज़ कंपोज्ड बाय ईच मेमोरी ग्लैंड दैट कंपोज्ड बाय 15 to 20 लोब्स, जिनको आप मेमोरी लोब्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आंसर आएगा? पहला सीक्वेंस होगा मेमोरी लोब्स। फिर ये मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होते हैं बच्चा? इसमें क्लस्टर ऑफ एल्विलाई होते हैं, बहुत सारे एल्विलाई होते हैं। और एल्विलाई क्या होते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्स होते हैं, बट वो इनसाइड से एम्प्टी होते, हॉलो होते। क्यों? उनका काम क्या? क्योंकि उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होगा। उनकी जो एल्विलाई है उनके अंदर मिल्क बनेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन करेगा। और फिर जैसे एल्विलाई में मिल्क बनेगा और यहाँ से मिल्क जो होगा वो सिक्रीट होगा, आगे की ओर बट मूव करेगा। तो ये सभी एल्विलाई से जो मिल्क यहाँ से जो रिलीज़ होगा वो कहाँ जाएगा? वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। अब पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डक्ट। तो आगे डक्ट में जाएगा और फिर डक्ट से आगे कहाँ जाएगा? यही डक्ट आपस में मर्ज होकर के एक लार्जर पार्ट बनाते हैं। जब भी कोई चीज़ का यूनिट एक छोटी डक्ट है और वही डक्ट आगे फैल के एक वाइडर पार्ट बनाएगा तो उसको अम्पुला बोलते हैं। तो फिर आगे वो मेमोरी अम्पुला बनाएगा और मेमोरी अम्पुला फाइनली कहाँ जाएगा? मेमोरी अम्पुला का ओपनिंग होगा लेक्टिफेरस डक्ट में। और लेक्टिफेरस डक्ट वो डक्ट है जिस डक्ट के थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। Lactiferous duct through which the milk is sucked out means lactiferous duct is connected with the nipples, और through nipple the milk get eject out with the help of oxytocin hormone। तो इसलिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ? अब देखो इसमें जहाँ पे आप करेक्ट मेमोरी लोब्स आना चाहिए, जैसे यहाँ सेकंड में आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कट मेमोरी लोब्स 15 to 20। मेमोरी लोब्स की इनसाइड क्या होते हैं? मेमोरी एल्विलाई। एल्विलाई के अंदर ही क्या बनता है? मिल्क। फिर मिल्क वहाँ से बन के कि कहाँ चला जाएगा? पाइप लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा, डक्ट में। और फिर डक्ट से आगे डक्ट आपस में मर्ज होकर के ज्वाइन होकर वाइडर पार्ट बनाता है अम्पुला, और अम्पुला के बाद फाइनली लेक्टिफेरस डक्ट। और फिर यहाँ इसके आगे यहाँ दिया नहीं, अगर दिया होता तो इसके आगे बट निपल, एंड निपल से मिल्क जो है पूज आउट होता। तो इसलिए आंसर शुड बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फॉलोइंग ऑप्शन आपको दिया गया, आपने वो देखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस हैं उन फेजेस जो मतलब इनकरेक्ट फेज है उसको आपने बट चूज़ करना है। गॉट इट? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल
को फॉलो नहीं कर रहा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेन फेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्टेटमेंट जो नहीं होगा तो वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले बोला कि मेंस्ट्रुएशन ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। बिल्कुल, मेंस्ट्रुएशन वो फेज़ होता है जिसमें एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाता है और जिसके कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। और एंडोमेट्रियम तभी टूटता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, ओवम को यूनाबर्ट स्पर्म रिसीव नहीं होता, तभी प्रोजेस्टेरॉन का जो यूनाबर्ट सिक्रीशन होता है वो कम होने लगता है और एज अ रिज़ल्ट एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस कंटिन्यू नहीं हो पाती, जिसके कारण वो रप्चर हो जाए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं है, यहाँ इनकरेक्ट बोला। ओव्यूलेशन, LHFSH अटेन द एग्जैक्टली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ही है कि ग्राफियन फॉलिकल बनाना, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, टर्शियरी, देन ग्राफियन, और ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता तो वो रप्चर होकर वो हम निकालते। तो LHFSH दोनों जब पीक अटेन करते, तो पीक अटेन कब करते, मेनली 13-14 डे में ये पीक अटेन करते हैं, और उसी समय यूनाबर्ट 28 डे का साइकिल होता है, तो उसका मिड में ओव्यूलेशन होता है। तो मतलब एक नॉर्मल फीमेल में अगर 20 डे का साइकिल है तो 14 डे में ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन से पहले LHFSH पीक लेवल पे, मतलब पीक लेवल का मतलब इनका सेक्रेशन मैक्सिमम होता है, तो ये भी करेक्ट है। प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसको आप फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं, तो ये एंडोमेट्रियम जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो ब्लीडिंग के बाद फर्दर प्रोलिफेरेटिव फेज चलता है, जो मोस्टली 6 डेज़ के ऑनवर्ड चलता है 13 डे तक, ठीक है। और सम केस में फीमेल में 7 डे तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है तो उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन रहता है, ब्लीडिंग फेज रहता है, तो फिर 7 ऑनवर्ड वो 13 तक प्रोलिफेरेटिव फेज है। तो मोस्टली जो प्रोलिफेरेटिव फेज है वो 6 to 13 डे के बीच में रहता है, जिसमें फॉलिकुलर फेज, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल दोबारा से बनता है, तो उसमें लिखा है कि रैपिड रीजनिंग। बिल्कुल, क्योंकि प्रोलिफेरेटिव वो फेज है जिसमें दोबारा एंडोमेट्रियम जो रप्चर्ड है वो दोबारा से बन जाता है और ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर, तो ये भी ठीक है। देन डी पे देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फॉलिकुलर फेज एंड इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली ये ऑप्शन को जैसे पहले 3 ऑप्शन दिए हैं वैसे नहीं दिया, ये मिसमैच यहाँ हो चुका है। एक्चुअली यहाँ ये फेज जो है फॉलिकुलर फेज पहले लिखना चाहिए, जिस प्रकार से प्रोलिफेरेटिव फेज लिखा है, फिर जो स्टेटमेंट आगे आनी थी वो आनी थी डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे। तो फेज़ के बारे में बात की, चलो हम ऐसे भी देखेंगे तब भी ये इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कब होता है, ल्यूटियल फेज में, गॉट इट, दैट इज़ अ ल्यूटियल फेज में होता है। तो और इंक्रीज द सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता ही करता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो मिसमैच हुआ वो इन्होंने लिखा आगे फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज नहीं होगा ये ल्यूटियल फेज। एक्चुअली ये राइटिंग में ही गड़बड़, क्योंकि जैसे ऊपर लिखा प्रोलिफेरेटिव फेज तो यहाँ बिलो में डी में अगर आया होता फॉलिकुलर फेज, देन आगे स्टेटमेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में कोई कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट नहीं होता, सो यही इनकरेक्ट है, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चा, दैट इज़ अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। सिंपल क्वेश्चन है कि भाई कब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यूनाबर्ट ह्यूमन फीमेल में जनरेट होता, और जनरेट होता है तो उसको कौन इंड्यूस करता है, जनरेशन के लिए कौन सिग्नल देता है। मतलब जब फीटस कम्प्लीटली यूनाबर्ट डेवलप हो जाता है, अगर वो 9 मंथ का हो जाता है या उससे पहले ही वो डेवलप्ड हो जाता है, तो व्हाट विल हैपन, तो यूनाबर्ट वेरिएबल जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है और एज वेल एज प्लेसेंटा होता है, वहाँ से एक सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल जाएगा और ब्रेन में, और ब्रेन में यूनाबर्ट आपको पता पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पोस्टीरियर वो रिलीज़ करेगा एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में आएगा और वो क्या करेगा, और वो फीमेल के यूट्रस को वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जब जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते जाएगा लेबर पेन होते जाएगा, और लेबर पेन 2 आवर से लेकर 18 आवर तक लाइक करता है, गॉट इट। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन जैसे जैसे बढ़ेगा लेबर पेन बढ़ेगा, और एज अ रिजल्ट यूट्रस का वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो फीटस होगा वो एक्सपेल आउट होगा, समझे। तो इसका आंसर फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा होना चाहिए। यहाँ देखो ये लिखा है सामने, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं जिनका आंसर आपको पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवेरियन फॉलिकल आर प्रेजेंट इन,
तो आपको पता है बच्चा, देखो ओवरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमा आप सभी जानते हैं ये कौन सा पार्ट, क्योंकि ओवरी के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर ओवरी का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, और ओवरी का जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला, गॉट इट। और ओवरी का कॉर्टेक्स में ही ओवेरियन फॉलिकल सेल्स होते हैं और स्ट्रोमा होते हैं, गॉट इट। और यही ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं यही बाद में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। तो इसलिए ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं वो ओवरी के आउटर पार्ट में होते हैं और ओवरी के आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो आंसर आना चाहिए कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवम अरेस्टेड इज इन द फॉर्म ऑफ। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवम की बात बोला। अब आप सभी बच्चों को पता है कि फीमेल में जो oogenesis स्टार्ट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से होता है, मतलब फीमेल अभी अपने मदर के यूट्रस में एज अ फीटस फॉर्म में है, तो उस टाइम से ही यूनाबर्ट, जैसे यूनाबर्ट ओगोनिया ये सब डेवलप हो जाते हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल में oogenesis स्टार्ट हो जाता है और oogonia से आगे प्राइमरी oocyte बनता है और फिर प्राइमरी oocyte का आगे यूनाबर्ट क्या होता है, प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 होता है। तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल में मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 में फर्दर स्टेजेस हैं यूनाबर्ट वेरी वेल, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। लेकिन प्रोफेज 1 में फर्दर सब स्टेजेस है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, यूनाबर्ट, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डाइग्निन। इसलिए जो ओवम होता है जो यूनाबर्ट oogonia होता है जिससे प्राइमरी oocyte बनता है और उस प्राइमरी oocyte की जैसे मियोसिस होती है स्टार्ट, लेकिन वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में आकर के अरेस्ट हो जाता है। मतलब प्राइमरी oocyte का मियोसिस स्टार्ट तो हुआ लेकिन कंप्लीशन नहीं हुआ, वो डिप्लोटिन में अरेस्ट हो गया। कंप्लीशन कब होगा, जब फीमेल में प्यूबर्टी ऑनसेट होगा, तो मतलब जन्म के बाद 8-10 साल के बाद, गॉट इट। तो इसलिए ये बोला एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवम अरेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही अरेस्ट हो जाता है। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोथ LH एंड FSH अटेन अ फीकलिंग। अभी हमने पढ़ा, अभी ये क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि LH FSH कब वो मैक्सिमम उनका सिक्रीशन होता है। तो आपको पता है ओव्यूलेशन के टाइम होता है, और ओव्यूलेशन कब होता है, साइकिल के जो जैसे साइकिल अगर 28 डे का है तो 28 डे का मतलब है, तो LH और FSH का जो मैक्सिमम सिक्रीशन होगा वो होगा 14 डे पे। तो मतलब 14 डे मीन्स दैट इज़ अ मिड साइकिल, जिसको हम बोलेंगे मिड साइकिल। अगर 30 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो 15 डे पे LH FSH का मैक्सिमम सेकंड, क्योंकि फिर ओव्यूलेशन 15 में होगा, तो इसलिए LH FSH जो होगा ओव्यूलेशन के टाइम, ओव्यूलेशन से पहले ही वो पीक में अटेन, मतलब मिड ऑफ द साइकिल में। तो आंसर शुड बी द बी। देन स्टूडेंट यू हैव अ क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टेड एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिकलिंग। तो आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस होती प्यूबर्टी में स्टार्ट, अब oogenesis होता तो वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इन्होंने बताया कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो दैट गेट स्टार्ट ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेक्रीशन। किसके सेक्रीशन से, कौन से हार्मोन, तो आपको पता है जब भी यूनाबर्ट जो हार्मोन्स है जैसे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है वटएवर, या फीमेल में यूनाबर्ट एस्ट्रोजन ये सब हार्मोन्स हैं, तो ये सेक्रेट कब होते हैं, जब उनको सिग्नल आता है LH और FSH से। LH और FSH जो इंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं, लेकिन LH FSH कब ब्लड में आएंगे, कब वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को सिग्नल देंगे, जब मैच्योरिटी होगी। जैसे फीमेल में तो स्टार्टिंग से होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है, लेकिन अरेस्ट है मेनली फीमेल में भी। मियोसिस कब यूनाबर्ट कंप्लीट तरीके से गैमेटोजेनेसिस होगा, प्यूबर्टी। तो मेल में भी हुई। तो यही क्वेश्चन पूछे थे, जब प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो किसका सिक्रीशन बढ़ता है जिसके कारण ये सब होता है, तो हार्मोन होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग। तो गोनाडो मतलब गोनैड्स, गोनैड्स मतलब सेक्स ग्लैंड, टेस्टस और ओवरी, उनको जो यहाँ टेस्टस की बात की, तो इसलिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्यूबर्टी में इसका सिक्रेशन बढ़ता है और ये सिग्नल देगा इंटीरियर पिट्यूटरी को। इंटीरियर पिट्यूटरी से LH FSH सिक्रीट होगा और वो सिग्नल देगा टेस्टिस को, टेस्टिस के लेडिक सेल्स को, और लेडिक सेल से फिर बाद में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ पूछा है कि स्टार्ट कैसे होता है, तो उसको स्टार्ट के लिए GnRH।
देन यू हैव अ क्वेश्चन, इनर सेल मास और एम्ब्रियो ब्लास्ट गिव राइज टू। अब बट वेरी वेल इनर सेल मास कब होता है, आपने पढ़ा ऑलरेडी कि जब जाइगोट बनता है, एन आपस में फ्यूज़ होकर के एक जाइगोट बनता है डिप्लॉयड, और इस जाइगोट की आगे क्या होगी, अब मेटोटिक डिवीजन होगी, और आगे क्या बनेगा, मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टोमियर बनेगा, फिर ब्लास्टोमियर के अंदर जब कैविटी आएगी तो बट वेरी वेल देयर विल बी द ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, बट वेरी वेल। और फिर वही ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट होता है, ऑलरेडी आपको पता है इम्प्लांट कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 7 में से लेकर के 10 डे के बीच में, आफ्टर मतलब 7 to 10 डे के बीच में जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट होता है। और जब इम्प्लांट होता है तो आप सभी बच्चों को पता है आउटर पार्ट को तब बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट का, जब वो इम्प्लांट होता है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर पार्ट को बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास, या जिसको आप बोल सकते हैं स्टेम सेल्स, इसको आप स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं, समझ आए। और इसी स्टेम सेल्स में टोटीपोटेंसी होती है, टोटीपोटेंसी का मतलब इसी में वो एबिलिटी होती है कि आगे वो एक कंप्लीट ऑर्गन और टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करे, और यही इनर सेल मास जो होते हैं। अब जैसे ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो गया तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या बनता है, एम्ब्रियो, 1 महीने तक उसको एम्ब्रियो कहा जाए, फिर उसके बाद क्या बनेगा, फीटस। तो वही इनर सेल मास जो होगा वही एम्ब्रियो को डेवलप करेगा, और एम्ब्रियो के बाद फीटस। तो यहाँ बोला इनर सेल मास और एम्ब्रियो ब्लास्ट गिव राइज टू, तो पहले वो क्या डेवलप करेगा, एम्ब्रियो, फिर उसके बाद बट फर्दर डेवलपमेंट होगा, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, कि ग्राफियन फॉलिकल एक हेल्दी बट जो ह्यूमन फीमेल है उसकी ओवरी में कब बट ये डेवलप हो जाता है, कब ये मैच्योर हो जाता है फॉलिकल। तो आप सभी बच्चों को पता है पहला बट वेरी वेल 1 to 5 डे मेनली जो होता है वो ब्लीडिंग फेज़ होता है, फिर उसके बाद 6 to बट 13 जो होता है बट जिसको हम क्या बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं, या और फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, और फिर ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज़ हो जाता है। तो इसलिए मेनली आपको जो ये बताए कि किस समय मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होता है, तो मेनली वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होगा जब पूरे तरीके से अगर वो मैच्योर होता है तो वो तो ओव्यूलेशन से पहले, मतलब 13 डे पे वो मैच्योर हो जाता है, तभी 14 डे पे वो रप्चर हो जाता है, गॉट इट। लेकिन सम फीमेल में बट मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर रहता है, जैसे 30 डेज़ में चला जाएगा या 35 में चला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं क्या बताया ऑप्शंस में। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग डन करना होगा। 5 to 8 डेज़ नहीं, क्योंकि मैच्योर पूछा है तो मैच्योर हमेशा मैंने बोला वो 13 ऑनवर्ड ही रहते हैं मोस्टली जब मैच्योर हो जाता है, 24 तो होगा नहीं। 11 to 17, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 11 to 17 ही होगा जिसमें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप, क्योंकि 18 23 कॉर्पस ल्यूटियम वाला टोटल, 24 28 तो बिल्कुल ही नहीं बनता इसमें, ठीक है, और 5 to 8 तो होता ही नहीं उस समय ग्राफियन फॉलिकल, तो इसलिए 11 to 17 इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन रेफर्स टू द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। तो आप सभी बच्चों को पता 2 टर्म होता है, एक स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड जो होता है वो क्या बन जाता है, वो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, गॉट इट। और फिर यही स्पर्मेटोजोआ सेटोली सेल्स के साथ अटैच रहता है, कहाँ पे, सेमिनिफेरस टेब्यूल में, और फिर जैसे ही स्पर्म मैच्योर हो जाता है तो वो सेमिनिफेरस टेब्यूल से रिलीज़ हो जाता है, और कहाँ आ जाता है, फिर रीटा टेस्टिस में आ जाता है फिर ये। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ जो है वो या स्पर्म जो है वो किस पार्ट से रिलीज़ होता है, तो सेमिनिफेरस टेब्यूल में बनता है, तो सेमिनिफेरस टेब्यूल से रिलीज़ होता है, तो आंसर इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम। तो सिंपल है, मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या होता है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखना। और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कैसे मेंटेन होगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के थ्रू। और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन होने से क्या होगा, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे दिया है दैट इज़ अ प्रोजेस्टेरॉन। अब बट वेरी वेल आपके पास एक क्वेश्चन है, ग्रे क्रिसेंट इज़ द एरिया। तो ग्रे क्रिसेंट इज़ द व्हाट, ग्रे क्रिसेंट इज़ द जस्ट द साइट, ये क्या है,
एक साइट है जाइगोट में, यू नो बट वेरी वेल, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वही ये बताए इट इज जस्ट अ साइट। ये मिलता किस में? ये मोस्टली हमें फ्रॉग में मिलता है। ह्यूमन में तो आपको एनिमल पोल या वेजिटल पोल ये सब मिलते हैं, गॉट इट। तो फ्रॉग वाले केसेस में ये हमें ग्रे क्रिसेंट साइट मिलता है, वो दैट इज़ जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू वर्म। मतलब जहाँ से स्पर्म एंटर करता है वर्म में, उसके जस्ट अपोजिट जो पोल होगा, सॉरी जो स्पेस एरिया होगा, उसको ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं, जैसे फ्रॉग वाले केसेस में, यू नो बट वेरी। देन नेक्स्ट आ गया क्लीवेज इन मैमेलियन एग। तो अब आपको पता है क्लीवेज का मतलब ही क्या होता है। तो क्लीवेज का मतलब ही होता है कि डिवीजन, समझ आ। तो ये पूछा है कि विच टाइप ऑफ क्लीवेज इन द मैमेलियन एग। तो आपको पता है वो होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? कंप्लीट होता है, कंप्लीटली दैट गेट डिवाइड, समझ आए। जैसे जाइगोट है दैट गेट कंप्लीटली डिवाइड। बट ह्यूमन में यहाँ पे जो आपको पूछा, सॉरी मैमेलियन एग में जो पूछा है कि जो क्लीवेज होता है वो इक्वल होता, अनइक्वल होता, सुपरफिशियल। तो यहाँ पे जो क्लीवेज होता है, मतलब जो एग होता है, जो जाइगोट होता है, वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिवाइड होता है एज अ रिजल्ट दो पार्ट में, मेटोडिक डिवीजन के थ्रू। लेकिन एक पार्ट स्लाइटली छोटा होता और एक पार्ट थोड़ा स्लाइटली उससे बड़ा होता है, तो इसलिए उसको हम अनइक्वल कह सकते हैं। होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट डिवीजन, गॉट इट। देन यू नो बट वेरी ब्लास्टोपोर। तो नाम से ही पता लगता है व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर मतलब एक जस्ट इट इज़ द ओपनिंग। बट ये ओपनिंग होता है किसका? तो देखो, सबसे पहले बात आप सभी बच्चों को पता, मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या बनने लगता है? कैविटी। लेकिन यही ब्लास्टोसिस्ट में जब कैविटी कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, तो उसको हम, जब कैविटी डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिर गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, गैस्ट्रूला बोलते हैं, समझे। और उसी गैस्ट्रूला में जो कैविटी में एक ओपनिंग होती है, उसी को हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है गैस्ट्रूला, यहाँ सामने है, दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील। सील का मतलब कैविटी, गैस्ट्रो का मतलब गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रोसील मतलब है द कैविटी ऑफ द गैस्ट्रूला, और उसी गैस्ट्रूला का जो कैविटी होता है, उसमें जो ओपनिंग होता है, उसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोजोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, कि एक्रोजोम रिएक्शन जो है स्पर्म का, उसको कौन एनहांस करता है, कौन उसको ट्रिगर करता है? कैपेसिटेशन करता है, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, रिलीज ऑफ लाइसिन करता है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम करता है, या रिलीज ऑफ फर्टिलाइजन। इट इज़ अ ZIN है, फर्टिलाइजन। यस एग्जैक्टली। आपसे ये पूछा है कि एक्रोजोम का रिएक्शन को कौन ट्रिगर करता है। तो देखो, जब भी यूनाबर्ड स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो जो ओवम वाला पार्ट होता है, एग वाला पार्ट होता है, तो वो क्या करता है? वो रिलीज़ करता है फर्टिलाइजिन। वो फर्टिलाइजिन को रिलीज़ करता है, क्यों? ताकि जो स्पर्म है वो प्रॉपर तरीके से ओवम के न्यूक्लियस के साथ, मतलब स्पर्म जो है वो ओवम के साथ प्रॉपर तरीके से एडहेयर करे, फ्यूज़ कर सके। तो उसके लिए एग जो होता है वो फर्टिलाइजिन रिलीज़ करता है, ताकि जो मेल का एक्रोजोमल पार्ट है वो भी अपना बट जो रिएक्शन है उसको इन्हांस करे, और वो एग के साथ प्रॉपर तरीके से फ्यूज़ हो। दैट इज़ द रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन, गॉट इट। तो क्या बताया कि एक्रोजोमल जो रिएक्शन ट्रिगर्ड होता है वो किसके कारण होता है? तो क्या वो कैपेसिटेशन से होता है, रिलीज ऑफ लाइसिन से होता है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम से होता है, या रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन से होता है? तो ये याद रखना, जब एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है कि जब स्पर्म जो व्हेन फ्यूजन होता है उसका ओवम के साथ, उसके बाद ही एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। तो फर्टिलाइजिन जो होता है, एक्चुअली दिस इज़ अ ZIN, फर्टिलाइजिन। ये जो सेक्रेट होता है फर्टिलाइजिन, ये एग सेक्रेट करता है, ताकि वो जब ये फर्टिलाइजिन रिलीज़ होगा, ये क्या करेगा? स्पर्म को फ्यूज़ करवाएगा एग के साथ, स्पर्म को बट ओवम के साथ अटैच करने में हेल्प करेगा, अडेयर करने में हेल्प करेगा, ताकि वो फ्यूजन कर सके, एक्रोजोमल रिएक्शन प्रॉपर हो सके, गॉट इट। तो इसलिए आंसर क्या है? दैट इज़ अ D है, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज कि कोई भी नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा ल्यूटियल फेज में। मतलब कॉर्पस ल्यूटियल फेज में तो फॉलिकल ऐसे ही डेवलप नहीं होते, है ना, क्योंकि ओवुलेशन क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल जो बना था वो ऑलरेडी रप्चर हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि
जो LH और FSH हार्मोन होते हैं वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉलिकल को डेवलप करने में। लेकिन जब बट LH और FSH का मेनली जो सेक्रीशन होता है, जो पीक अटेन करते हैं, वो मेनली मिड साइकिल तक 14 डे तक ही। लेकिन जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बट जैसे ग्राफिन फॉलिकल टूट जाता है तो उसके बाद LH और FSH जो होते हैं उनका सेक्रीशन कम हो जाता है। तो इसलिए LH और FSH का सेक्रीशन ल्यूटियल फेज में कम होने के कारण उन न्यू फॉलिकल डेवलप नहीं बनते। तो सो आंसर शुड बी द डी, FSH LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट आ गया एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। अब आपसे पूछा है कि सेकेंड पोलर बॉडी का एक्सट्रूजन फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर कब सेकेंड पोलर बॉडी को बट एक्सक्लूड किया जाता है। अब आप सभी बच्चों को पता है कि फीमेल में जब सेकेंडरी oocyte बनता है, लेकिन वो भी सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड में जा कर के अरेस्ट हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक उस सेकेंडरी जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए जब स्पर्म फ्यूज़ करेगा तभी बट जो सेकेंडरी जो oocyte है उसकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और तभी जा कर के एज अ रिज़ल्ट सेकंड पोलर बॉडी बनता है और ओवम बनता है। और वही जो हैप्लॉइड एग होगा वो फिर एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा और जो सेकंड पोलर बॉडी होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। गॉट इट, पोल की ओर। तो यही पूछा है कि कब वो एक्सक्लूड होता है, तो तब एक्सक्लूड होगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। तो इसलिए आफ्टर द एंट्री ऑफ व्हाट, स्पर्म, बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना। LH FSH ट्रिगर ओव्यूलेशन, बिल्कुल बार बार हमने पढ़ा, 3 बार पढ़ लिया। क्या LH और FSH मोस्टली ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं। ओव्यूलेशन जो होता है मतलब रिलीज़ ऑफ ओवम जो होता है वो LH FSH के प्रेजेंस में होता है, उनके पीक में होने के। LH FSH डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। अब सिंपल सी बात है, LH FSH फॉलिकुलर फेज़ में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे डे बढ़ते जाते हैं LH FSH बढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज़ में, तभी तो ग्राफिन फॉलिकल बनता है, तभी तो ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, तभी तो ओव्यूलेशन होगा। तो इसलिए यही इनकरेक्ट बताया, सिंपल डायरेक्ट। LH ट्रिगर सेक्रेशन एंड्रोजन, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि LH जो होता है ये लेडिक सेल्स को बट सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लेडिक सेल से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। FSH स्टिमुलेट सैटोली सेल्स, और सैटोली सेल्स को ये बट स्टिमुलेट करता है, विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। तो आपको पता है अब इनहिबिन क्या है। तो इनहिबिन भी बट टेस्टिस एज वेल एज बट ओवरी में सिक्रेट होने वाला हार्मोन है, और इस हार्मोन का हमेशा काम होता है फीडबैक के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कोई हार्मोन जैसे FSH है मेनली, और LH भी होता है, लेकिन कोई हार्मोन जैसे FSH इनका सिक्रीशन जब बॉडी में बढ़ जाता है, मतलब एक लिमिट को एक्सीड करने लगता है, तो तब इनहिबिन अपना काम करता है उनको इनहिबिट करके, उनको रोकने का काम करता है। तो यही पूछा आपसे इसमें कि इट इज़ प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बट इनहिबिन ग्रेनुलोसा सेल से, ओवरी में ग्रेनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है और वो FSH के सेक्रेशन को रोकता है। बिल्कुल रोकता है, क्योंकि मेल में भी इनहिबिन सेक्रेट होता है, मेल में भी ये बट FSH को रोकता है, तो फीमेल में भी FSH। इज इट प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ LH। क्या बट वेरी वेल की, तो यही बोला ना, क्या ये LH अभी मैंने क्लियर कर दिया कि जो इनहिबिन होगा वो FSH के सिक्रीशन को रोकता है, ना कि LH। तो इसलिए ये तो बी वाला इनकरेक्ट है। और तीसरे पे देखते हैं, तीसरे में बोला है कि इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स इन टेस्टिस एंड इनहिबिट, नो, टेस्ट नर्व सेल से सिक्रेट होगा, बट ये LH नो 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 नो, LH को अभी बताया, LH को नहीं, FSH को इनहिबिट करता है। इनहिबिट द सिक्रीशन LH FSH एंड प्रोलैक्टिन, नहीं, सिर्फ FSH करता, ना कि LH FSH और प्रोलैक्टिन। इसलिए डी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है और बी भी इनकरेक्ट है। गॉट इट। तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, दैट इज़ अ ए, करेक्ट बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग द लेवल ऑफ।
किसका लेवल से होगा, एस्ट्रोजन या इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन ऑनली, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चेंजेस इन जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब फीमेल के रिलेटेड पूछा है तो नेचुरली बात है ये सब डिपेंड करता है जीएनआरएच। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो ये हार्मोन्स होते हैं इनका जो भी सिक्रीशन होता है ये डिपेंड करता है फीडबैक के ऊपर। तो इसलिए अगर ये फीमेल वाले हार्मोन दिए हैं तो मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के ही लेवल के अकॉर्डिंग यू नो बट वेरी वेल जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा कोई सिक्रीट होगा या मतलब यू नो बट कम होगा तो उसका सब उसके पीछे कौन होगा, मेन हार्मोन होगा, जैसे जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग। लेकिन अगर कोई काम हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेट प्रॉपर तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन सॉरी ये जो देयर इज़ अ सेटोली सेल्स है वो अपना सिक्रीशन बढ़िया से कर चुके हैं, लेकिन तब भी एफएसएच सेक्रीट होते जा रहा है तो उसको रोकने के लिए इनहिबिन आ गया। लेकिन इनहिबिन को सेक्रीट करने के लिए सिग्नल कहाँ से आएगा, जीएनआरएच से। तो इसलिए यही बोला है द चेंजेस इन जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज़ कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग द लेवल ऑफ व्हाट। तो दो मेन हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि इन्हीं के कारण मेन यू नो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट जो मेन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा, घटेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होता, वो भी रप्चर होने लग जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेशन हो जाता है और एज अ रिजल्ट एंडोमेट्रियम टूट जाता है, इसलिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा द सीमन कंसिस्ट ऑफ स्पर्म एंड सीमिनल प्लाज्मा। द सीमिनल प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय। अब देखो जो सीमन होता है वो किस से बनता है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा से, मतलब सेमिनल फ्लूइड से बनता है, जो लिक्विड पार्ट होता है विजिबल पार्ट, और जो स्पर्म होता है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और सेमिनल मेनली आपको पता है दैट इज़ अ 2 to 3 ml इन पर इजैकुलेशन सेक्रेट होता है, और 1 ml सेमिनल फ्लूइड में देयर विल बी द अबाउट 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो यही बोला है कि ये जो सेमिनल प्लाज्मा इसको कौन बनाता है, तो मेन ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो यहाँ देखो जो सभी में आएगा ऑप्शन, यहाँ पे 1-2 दिए हैं, एक नहीं, यहाँ पर 2 दिए हैं, एक नहीं, यहाँ पर भी 2 दिए हैं, एक नहीं, तो यहाँ तीनों हैं, सेमिनल भी है, प्रोस्टेट भी है और बल्बोरेथ्रल मतलब कॉपर ग्लैंड। तो आंसर शुड बी द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट दैट कॉरस्पॉन्ड फीचर दैट इज प्रेजेंट हाइड्रा। तो हाइड्रा के बारे में आपको पता है, हाइड्रा में बडिंग होती है, तो हाइड्रा कौन है ये आपको पता है। हाइड्रा क्या बोलते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स है, तो नॉन कोऑर्डिनेट्स जो है वो मल्टी सेलर है, आपको पता है। तो आंसर आना चाहिए सामने, देखो ऑप्शन एक बार पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ दिस दिस, तो आंसर ये सामने दिया, इट प्रोड्यूस मल्टी सेलर बर्ड्स। नेक्स्ट अब आगे आपके पास सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हैप्लॉइड सेल जो एन वाले ढूंढने हैं आपने, प्राइमरी oocyte एन नहीं होता है, प्राइमरी oocyte 2n होता है, सेकेंडरी oocyte एन होता है, स्पर्मेटिड एन होता है, लेकिन आपने कंप्लीट देख, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, एन, फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या होता है, एन, ओवम भी क्या होता है, एन, तो ये बी आंसर आपको करेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ ओवम, मतलब ओव्यूलेशन। ऑलरेडी आपको बताया एलएच और एफएसएच जो होता है ग्राफिन फॉलिकल के लिए होता है मेनली, और एलएच का मेन जो होता है हाई कंसंट्रेशन जो होता है वो यू नो बट वेरी वेल ओव्यूलेशन वो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करते हैं और ओव्यूलेशन, बट यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन नहीं दिया है। इसके अलावा और हार्मोन जो होता है जो ग्राफिन फॉलिकल के एंट्रम में भरा होता है जिसको एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं, तो इसलिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन जो ग्राफिन फॉलिकल के एंट्रम में होता है तो उसके कारण ओव्यूलेशन टेक प्लेस होता है। इसके अलावा अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच नहीं दिया, वही मैं बोलूँ। नेक्स्ट अब आपसे पूछा मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ऑलरेडी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि कब होता है, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन या आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। तो आपको पता है कि जब स्पर्म फ्यूज़ करेगा ओवम के साथ तभी एक सिग्नल जनरेट होगा और तभी सेकेंडरी oocyte का सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो गया वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, कि रिलैक्सिन हार्मोन को कौन सेक्रेट करता है। तो रिलैक्सिन आपको पता है मेनली इट हेल्प इन द यू नो अबाउट पार्चुरेशन, इन सब में हेल्प करता है, गॉट इट। तो इसको कौन सेक्रेट करता है तो आपको पता होना चाहिए, कॉर्पस ल्यूटियम,
इट इज़ सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल तो नहीं, फीटस नहीं, यूट्रस नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट। तो इसलिए बच्चा जो बट रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। समझ आए? और प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अब आपसे पूछो विच ऑफ दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ यंग वंस, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो डिलीवरी ऑफ यंग वंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एस्ट्रोजन तो इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन भी इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है ये इसका काम है मिल्क फॉर्मेशन करना, ये मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनाता है, तो इसलिए पार्चुरेशन में इसका कोई रोल नहीं। इसका काम है प्रोलैक्टिन का मिल्क का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट अब आपसे पूछा है इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब 12 वीक्स मतलब है 3 मंथ्स। ठीक है, और क्योंकि एक मंथ में 4 वीक है तो 3 मंथ्स आ गए, और 3 मंथ्स के पीरियड को ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो यही बोला कि इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। तो देखो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं, आईलिड्स एंड आईलैशेस। देखो आईलिड और आईलैशेस तो आप सभी को पता है, ये तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जा कर के बनते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, बिल्कुल, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बन जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एट द एंड में। गॉट इट? और द हेड इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर, नहीं ये भी नहीं होता, ये भी सब सेकंड ट्राइम। मूवमेंट ऑफ द फीटस ये तो 5th मंथ में, तो इसलिए आंसर शुड बी द बी। नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास बच्चा, दैट इज़ 29। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज़ हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी द सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लो स्पर्म काउंट को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ओलिगोस्पर्मी। अगर ओलिगोस्पर्मी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इस केसेस में क्या करेंगे, तो यू नो बट वेरी वेल जब फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म काउंट ही कम होगा तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो इसलिए उस केसेस में एक ही है कि इजी वे है कि उसमें डोनर से स्पर्म टेक करके आर्टिफिशियल तरीके से उसको इंसेमिनेट किया जा सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेट। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन सामने है, सेवरल हार्मोन एसईजी, एचपीएल, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये कब प्रोड्यूस्ड होता है? हाँ, इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, सॉरी किससे प्रोड्यूस्ड होता है आपसे ये पूछा है, ओवरी से तो होगा नहीं। यस एग्जैक्टली, सिंपल है, प्लेसेंटा, क्योंकि जब प्रेगनेंसी टेक प्लेस होती है तभी तो ये सेक्रेट होते हैं एससीजी एचपीएल मेनली। ठीक है, मेनली तो ये हर प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है प्रेगनेंसी कंप्लीट तभी तो हम उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी टेक प्लेस, और प्लेसेंटा फीटस और मदर के बीच में बनते हैं उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्यूबिक्टोमी इज़ अ मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन इन विच। अब वैसेक्टोमी मेल में होता है तो ट्यूबिक्टोमी आप सभी बच्चों को पता है, ट्यूबिक्टोमी जो होगा वो फीमेल में होगा, और जिसमें क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसको फोल्ड करके द थ्रेड से बांध देते हैं ताकि जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्नेक जंक्शन पर ना आए। तो इसलिए सामने ही आंसर दिया है, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड ऑफ। नेक्स्ट आपसे पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। मोस्ट एक्सेप्टेड तो सर्वाइकल कैप, क्योंकि इनमें प्रॉपर प्रॉब्लम्स आ जाती, इन्फेक्शन हो जाता और इंसर्शन में प्रॉब्लम्स आ जाते, एक्सपर्ट के माध्यम से ही होता है। ट्यूबिक्टोमी ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक ओपन ऑपरेशन होता है, इसमें काफ़ी ब्लड लॉस होता है और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, वीकनेस आ जाती है। डायफ्राम में भी प्रॉपर बट एक्सपर्टीज़ ये सब चाहिए, और सबसे बेस्ट है आईयूडी बच्चे। तो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस का एक तो साइड इफ़ेक्ट भी कम है और उसको एक बार प्रॉपर से प्लेस किया जाए तो बट वेरिएबल, इसमें इन्फेक्शन इन सब चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी आर नॉट क्योरेबल। क्योरेबल नहीं है, समझ आए? तो आपको पता होना चाहिए, ना तो हेरपस क्यूरेबल है, ना तो हेपेटाइटिस बी है, ना तो HIV। समझ आए? इनका परमानेंट कोई भी इलाज नहीं होता। ठीक है, इनमें बट इन्फेक्शन को बट कुछ समय के लिए थोड़ा सा रोका जा सकता है, लेकिन कम्प्लीटली उसको इरिडिकेट नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट आ गया सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज बताना। तो फर्स्ट में अगर देखेंगे तो मलेरिया कोई एसटीडीज़ नहीं, सेकंड में भी मलेरिया तो ये ऑप्शन भी नहीं, थर्ड में कैंसर है तो ये भी कोई एसटीडीज़ नहीं, तो बचा लास्ट डी, तो डी ही आपको गोनोरिया सिफिलिस ये सब एसटीडीज़ है। नेक्स्ट आपसे पूछे एमटीपी इज़ कंसिडर्ड सेफ, तो आपको पता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको अबॉर्शन भी बोलते हैं, कि ये कौन से ट्राइमेस्टर में या कौन से मंथ तक ये सेफ़ होता है। तो मेनली 3 मंथ्स तक ये सेफ़ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ़ होता है। और यहाँ वीक्स देखे बताया है, तो आप निकालो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं और 3 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, एक मंथ में 12, एक मंथ में 4 होंगे, तो आपको बताओ 3 मंथ में कितने होंगे, 3 4 जा कितने होंगे 12, तो आंसर आना चाहिए बी। हमारे पास आ गया सेक्शन बी जिसमें आपने 15 क्वेश्चन में से एनी 10 करने होते हैं। तो जैसे अब आपके पास इसमें है 36 क्वेश्चन है कॉलम 1 और कॉलम 2, तो आपको बताना यहाँ पे कॉलम 1 में कि टेस्टिस का शेप, तो दैट इज़ अ ओवल। इनफंडिबुलम कैसे होता है आप सभी बच्चों को पता है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, फनल शेप्ड होता है। यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यूट्रस आप सभी बच्चों को इन्वर्टेड पेयर लैक होता है। फिम्ब्राई ये भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है जहाँ से ये ओवम को कलेक्ट करता है, फिंगर लैक प्रोजेक्शन होता है इसका। और क्लैटोरिस दैट इज़ अ स्फेरिकल। तो इस तरीके का जो मैचिंग गिवन ऑप्शन में होगा तो आंसर आएगा। तो देखो, तो यू हैविंग अ सी, फोर्थ में भी ऑप्शन देखिए 1 4 5 5 3 3। तो इसमें यहाँ पे यू नो अबाउट गलती करी है क्योंकि ऑप्शन सी ही आएगा, लेकिन सी में ये जो 3 है ये गलत लिखा है, इसकी जगह इट शुड बी तो 1, तो ये टेक्स्ट एरर है, तो ये आना चाहिए 2 4 5 3 1। नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, मैच द कॉलम यू नो अबाउट कॉलम 1 FSH। अब आपसे पूछा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है, ये आप सभी बच्चों को पता है। मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आप बोल सकते हैं, गॉट इट। और FSH का आ गया ग्राफियन। LH, तो LH का मेनली काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया प्रोजेस्ट्रॉन, तो प्रोजेस्ट्रॉन दैट प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन या डेवलप्स, यस एग्जैक्टली। प्रोजेस्ट्रॉन का मेन काम होता है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना ताकि वो इम्प्लांटेशन में हेल्प हो, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे। देन लास्ट आपके सामने आ गया दैट इज़ अ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का क्या काम है आप सभी बच्चों को, दैट इज़ अ डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। तो यहाँ पर कॉलम 2 में 5 दिए हैं और कॉलम 1 में 4 दिए, तो हम इसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालें। तो ए का 5 आना चाहिए, सेकंड का आपका 4 आना चाहिए, तो ये आपके सामने मीट हो रहा है, आंसर है। नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग कॉलम, क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें ये बताया गया है प्रोलिफेरेटिव फेज़ क्या होता है, उसी को फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज़ को ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, और मेंस्ट्रुएशन जिसमें ब्रेक डाउन होता है। तो ए का आपका होना चाहिए 2, गॉट इट। तो अब देखो ए का 2 और 2 का 3 होना चाहिए और 3 का 1, ये आंसर है ये। 39 पे आओ अब। 39 पे बोला है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस आप सभी बच्चों को पता होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ बनना, और स्पर्मेशन का मतलब है कि जब यू नो अबाउट स्पर्मेटाजोआ जो जब सेटोली सेल से डिटैच होगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होगा। तो ये देखो ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ गिवन है आंसर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटाजोआ बनना, और स्पर्मिएशन मतलब स्पर्मेटाजोआ का रिलीज होना, तो आंसर डी। देन नेक्स्ट 40 गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, द रिलीज ऑफ क्या बताया है, द रिलीज ऑफ स्पर्म into the seminiferous tubule,
द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमीपेरस टेब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, जब स्पर्म बट सेमिनिफेरस टेब्यूल इनटू, सॉरी यहाँ लिखा है इनटू, फ्रॉम द आएगा, फ्रॉम द सेमिनिफेरस टेब्यूल होता तो तब होता है, क्योंकि सेमिनिफेरस टेब्यूल में ही बनता और सेमिनिफेरस टेब्यूल में थोड़ा स्पर्म जाएगा, उससे रिलीज होगी, इसलिए इनकरेक्ट। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटागोनिया। नहीं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ बनता है, ना कि स्पर्मेटागोनिया। स्पर्मेटागोनिया से तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो देखो ऑप्शन में, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, करेक्ट ये है, वो ये थर्ड लास्ट वन दिया है, इसमें दोनों इनकरेक्ट। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आए, इन कंटेक्स्ट ऑफ एमिनोसेंटेसिस विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोलते हैं, इट इज़ यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो इंडिया में तो एमिनोसेंटेसिस को लीगलाइज जो है लीगल तरीके से, तो इसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते, ये इलीगल है सेक्स डिटर्मिनेशन करना। अगर जो कोई ऐसा करता है डॉक्टर या पेरेंट, उनको 10 साल की जेल हो जाती है। लेकिन इसमें ये पूछे कि एमिनोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, यूज़ हो सकता है, इसका बिल्कुल हो सकता है। पहले हुआ करता था, लेकिन इसका मिसयूज़ किया इन्होंने, मतलब लोगों ने फीमेल फिटिसाइड, समझ आए कि हाँ फीमेल है तो भ्रूण हत्या कर दी, फीमेल की डेथ अबॉर्शन के फॉर्म में कर दी। तो सो ये हो सकता है, बट ये इंडिया में नहीं होता, इसको बैन कर दिया, लीगल नहीं है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। यस एग्जैक्टली, एमिनोसेंटेसिस का मेन जो एमिनोसेंटेसिस टेस्ट था, इसका मेन मकसद था कि जेनेटिकल डिसऑर्डर भी जो भी फीटस में होगा तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसको एसेस किया जाएगा, और पॉसिबल होगा तो उसको ट्रीट किया जाएगा। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट एक सिम्टम है, तो क्लेफ्ट पैलेट देखने के लिए थोड़ा, क्लेफ्ट पैलेट देखा होगा आपने, जो 3 लिप्स आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें एक लिप अपर लिप बीच से कटा हुआ होगा, जिसके कारण 3 लिप बन जाते हैं, तो वो एक सिम्टम्स है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए तो हम नहीं करते हैं एमिनोसेंटेसिस, हम तो मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर, और अब तो बैन है, अदरवाइज सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड इट इज़ यूजुअली डन व्हेन अ वुमन बिटवीन 14 to 16 बट वीक। यस एग्जैक्टली, जब इस समय ही फीमेल प्रेग्नेंट है, उसमें 14 to 16 वीक का ऑफस्प्रिंग है, फीटस है, तो उस समय ही मोर देन आप बोल सकते हैं, मतलब 4 मंथ में इस चीज़ को एसेस किया, क्योंकि मेजर ऑर्गन सब डेवलप हो जाते हैं 4 मंथ में, समझे, तो इसलिए ये टेस्ट तभी पॉसिबल। तो इसलिए इसका जो इनकरेक्ट है वो दैट इज़ अ C1, ये आंसर आना चाहिए C। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इज़ सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। बिल्कुल, MTP फर्स्ट 3 मंथ में ही सेफ होता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में अलाउ नहीं किया जाता अबॉर्शन को, क्योंकि बहुत रिस्क होता है। अगर 2 उसमें भी 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो होंगे क्लिनिक, उनका अबाउट प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद ही कहीं सेकंड ट्राइमेस्टर में हो सकता है, बट वो बहुत रिस्की होता है, कोई डॉक्टर अलाउ नहीं करता, तो मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सेफ है। गॉट इट। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। और जनरली चांस टू कंसेप्शन और नील अनटिल मदर ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट अप टू 2 ईयर। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आफ्टर द पार्चुरेशन के बाद ही बट अगेन जो फीमेल है 6 मंथ तक उसमें लैक्टेशन पीरियड होता है, जिसमें बट कोई बट देयर इज़ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, एंड इसके बाद अगेन वोम बनना स्टार्ट होता है और कार्पस ल्यूटियम ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो पॉसिबल होता है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव्स, एंड ये आपने बताना है। तो यस एग्जैक्टली, कॉपर टी बट वेरी वेल जो है ये इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव्स है कॉपर टी। कंट्रेप्शन पिल्स में भी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर। नो 1 इमीडिएट लेना पड़ता, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये तो जो बेस्ट आंसर है वो आपके सामने फर्स्ट एंड 3 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मैच द कॉलम है, देखते हैं कॉलम। अब आपसे यहाँ पे पूछा है मैच द कॉलम है, गोनेरिया कौन सी डिजीज किससे होती है? तो गोनेरिया आप सभी को पता है, नेसीरिया गोनेराई। नेसीरिया गोनेराई एजेंट के माध्यम से ही गोनेराई एसटीडीज डेवलप होती है। सिफाइलस
तो सिफाइलस आपको पता है ट्रिपोनीमा पैलिडम, जिसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। जेनिटल वार्ड सामने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और एड्स जो है HIV। तो आंसर शुड बी द व्हाट, जिसमें A का देखो 2 है, B का 3 है और C का 4 है। तो यहाँ मीट आ रहा है, आंसर A। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। द पिल, जो पिल होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? पिल क्या करते हैं? इम्प्लांटेशन को रोकता है या ओव्यूलेशन को रोकता है? तो ये आप सभी बच्चों को पता है, ओव्यूलेशन रोकेगा। कॉन्डम्स यू नो बट वेरी वेल, दैट इज़ जिसका मेन काम होता है टू प्रिवेंट द स्पर्म्स रीचिंग सर्विक्स। वेसिक्टोमी, वेसिक्टोमी ऐसा है जिसमें वास डिफरेंस कट कर दिया जाएगा, जिसके कारण स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, तो सिर्फ सीमन ही सेमिनल प्लाज्मा ही आगे यूनाबट इजैकुलेट होता है। तो सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म होंगे नहीं तो वो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, तो इसलिए सीमन कंटेन्स नो स्पर्म। और कॉपर टी जो इम्प्लांटेशन को रोकेगा, तो आंसर शुड बी द सी। देन नेक्स्ट आपने सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है। अब आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा, वहाँ से रिलीज़ होगा स्पर्मिएशन के माध्यम से रीटर टेस्टिस में आएगा, रीटर टेस्टिस से वास एफ्रेंशिया से यूनाबट एपिडिडमस आएगा, और एपिडिडमस से जाएगा वास डिफरन, और वास डिफरन से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद चला जाता है, आप सभी बच्चों को पता है, दैट इज़ अ यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से यूनाबट यूरिथ्रल मीटस। यूरिथ्रल मीटस का मतलब है यूरिथ्रल ओपनिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपको करेक्ट दिख रहा है, जिसमें सारे बिल्कुल करेक्ट तरीके से दिख रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट अब आगे 46, इसमें बोला एक्रोजोम। तो एक्रोजोम क्या है? एक्रोजोम आपको पता स्पर्म का ही पार्ट है, जिसमें मेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और जो एक्रोजोमल रिएक्शन करता है। हेड, तो स्पर्म का जो हेड है बट वेरी वेल, उसका मेन काम क्या है? दैट उसमें मेन DNA प्रेजेंट होता है। वाटर टेल, टेल में मेन मोटिलिटी जो है आगे मूव करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव वजाइनल में पार्ट में, जैसे स्पर्म एंटर करता तो टेल के माध्यम से आगे वो मूव करता है। और मिडिल पीस जिसको पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं बट वेरी वेल, जिसमें अरेंजमेंट जैसे आपको मिलता है 9+2। नेक पार्ट में 2 सेंट्रियोल होते हैं, बाकी 9 दे रहा था माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और जो मेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म। तो इसलिए इसके हिसाब से आंसर देखिए, जिसमें आपको ये आंसर मिल रहा है, A का 4 और B का 3 और C का 1 और D का 2। तो ये ऑप्शन आपका आएगा D, ये सामने आंसर D आएगा इसका। देन द नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम। इसमें आपको दिया 47। अब देखो इसमें देखो मॉन्स प्यूबस, तो आपको पता मॉन्स प्यूबस इज़ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेला पार्ट को ही बोलते हैं। एंट्रम जो होता है ये ग्राफिन फॉलिकल की इनसाइड एक कैविटी होती है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भरा होता है, उसको एंट्रम बोलते हैं। और ट्रोफो एक्टोडर्म, तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन का ही ट्रोफो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म मतलब दैट इज़ आउटर मोस्ट पार्ट। स्टेम सेल 3 पार्ट बनाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और निबन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पर्म। तो इस हिसाब से देखिए, जिसमें A का 4 आ रहा है, B का 3 और C का 1 और D का 2। तो बच्चा ये आपको दिख रहा है 3, 4, 1, 2 ऑप्शन B में। गॉट इट। देन नेक्स्ट आगे 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, विच आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए नहीं है सही? तो आप पढ़िए इसमें स्टेटमेंट, फिर देन आंसर करिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो विच ऑफ द इट इज़ अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ये तो दोनों के लिए ट्रू है क्योंकि दोनों में हैप्लॉइड गैमेट ही बनते हैं। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, यस ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, oogenesis में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि oogenesis में आपने देखा मियोसिस होने के बाद भी प्रॉपर तरीके से गैमेट सेपरेट वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस 1 भी देखो स्टार्ट हुआ तो वो भी अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस 2 भी होने के बाद फर्दर देयर विल बी वो भी अरेस्ट स्टेट में चला जाता है, बट मेल में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कंटिन्यूशन फॉर्म में। दूसरा मियोसिस अकर कंटिन्यूसली मेटोटिक डिवेंस, बिल्कुल ये भी सिर्फ मेल में फॉलो होता है, फीमेल के लिए नहीं होता।
इट इज़ कंट्रोल्ड बाय LH एंड FH, ये तो दोनों में फॉलो होता है। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में होता है और oogenesis तो एम्ब्रियोनिक में होता है। तो अब दो आपको जो हैं जो मेल में मिलते हैं और फीमेल में, B और C। तो देख यस, तो आपको 3 मिल रहे बच्चा, 2 नहीं, एक मिल रहा है B, एक मिल रहा है C और एक मिल रहा है E, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बता दिया अभी कि oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट है और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी, इसलिए 3 ऑप्शन। तो ये मिल रहा है यहाँ B, C, E, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलते हैं, oogenesis में नहीं मिलते। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दैट इज़ कौन सा 49 में अगर आप देखोगे तो क्या बोला यहाँ पे मैच करना डायफ्राम। तो डायफ्राम आप सभी बच्चों को पता है एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसको सर्विक्स की वो कवर करता है और स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करता है। तो ऑप्शन में देखोगे आप कहाँ मिल रहा है इसमें, यस 4th में, तो इसलिए फर्स्ट का 4। देन कंट्रासेप्टिव पिल, तो कंट्रासेप्टिव पिल आप सभी बच्चों को पता है जो ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करते हैं। देन इसके अलावा क्या बताया, इंट्रायूट्रिन डिवाइस। इंट्रायूट्रिन डिवाइस ये सामने है जो स्पर्म सेल्स को किल कर देता है विद इन यूट्रस में, फाइगोसाइटोसिस कर देता है, सेल्स को ही इनगल्फ कर देता है। गॉट इट। फिर देन लैक्टेशनल एमिनोराई। लैक्टेशनल एमिनोराई वो पीरियड होता है बच्चे को जन्म देने के बाद जो फीमेल में 6 मंथ का टाइम होता है उसको लैक्टेशनल एमिनोराई होता है। उसमें कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये नंबर टेक प्लेस नहीं होता। तो इसलिए आप इस तरीके का ऑप्शन देखिए जिसमें फर्स्ट का 4 मिल रहा है, सेकंड का 1 मिल रहा है, थर्ड का 2 मिल रहा है और फोर्थ का 3 मिल रहा है। तो आप देखिए ये D में मिल रहा है। गॉट इट। देन द लास्ट वन क्वेश्चन, वेनेरियल डिजीज़ कैन सेपरेट थ्रू। तो वेनेरियल डिजीज़ को ही STD डिजीज़ बोलते हैं, किसके थ्रू वो सेपरेट होता है। पहला बोला यूजिंग स्टीराइल नीडल, नहीं, स्टीराइल नीडल तो ऑलरेडी डिसइंफेक्टेड होता है, उसके थ्रू तो कभी फैल ही नहीं सकता। हाँ, अगर नॉन स्टीराइल होता इन्फेक्टेड तो उसके थ्रू फैलता। गॉट इट। तो इसलिए ये तो कभी भी ये आएगा ना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्ट, बिल्कुल इसके थ्रू फैलेगी ये। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस होगा ना, तो किसिंग के थ्रू कैसे होगा, क्योंकि मेन जेनेटिक मटेरियल मीट होना चाहिए, या यू कैन से ब्लड मिलना चाहिए। गॉट इट। ब्लड लीक होगा मदर से फीटस में तो तब होगा क्योंकि ब्लड के थ्रू हो सकता है, या ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में होगा तो ब्लड का एक्सपोजर से होगा, मतलब ब्लड अगर कांटेक्ट में आएगा किसी इन्फेक्टेड का दूसरे के ब्लड स्ट्रीम में तब होगा, इनहेरिटेंस से भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है ही नहीं, ना ए में ना बी में, ये है सेकंड थर्ड। तो आंसर शुड बी C होना चाहिए। सो थैंक यू ऑल।